नमस्कार मित्रों, मैं वंदना चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे रस और उसके अवयव। अब आप देखेंगे कि इस वीडियो में मैं सिर्फ रस के बारे में आपको समझाऊंगी और उसके जो अवयव हैं, उसके जो रस के अंदर के जो पार्ट हैं, उनको बस मैं आपको समझाऊंगी। इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी, मैं उसमें आपको रस की परिभाषा, रस के प्रकार, इस तरह के जो उदाहरण है वो सब मैं आपको समझाऊंगी। लेकिन आपको रस को पढ़ने से पहले उसके जो अवयव हैं, उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप बोलें कि इन सब चीज़ों को पढ़ने की क्या ज़रूरत है, सिर्फ़ रस को पढ़ लो, उसकी उदाहरण लर्न कर लो, बस इतना ही बहुत है। नहीं, जब आप किसी भी चीज़ का ज्ञान प्राप्त करते हैं, किसी भी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, तो जब तक आप उसको पूरा नहीं समझेंगे, तो आपका जो ज्ञान है वो अधूरा ही रहेगा और अधूरा ज्ञान एक तरीके से बहुत घातक होता है। आपके अ, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए आप कोई भी एक छोटी-सी भी चीज़ आप लर्न करो, लेकिन पूरी आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, तभी आपका जो सीखने की जो कला होगी, वो आप पूरी तरीके से सीख पाओगे अच्छे से। आधा-अधूरा ज्ञान कर लेना कि चलो इतना पढ़ लिया बस काफ़ी है, एग्ज़ाम में पास हो गई, ये चीज़ ठीक नहीं है। आपको जो भी आप पढ़ो उसके बारे में पूरा पता होना चाहिए। तो यहाँ मैं वही कोशिश करूँगी कि रस को पढ़ने से पहले आप जो रस के जो अवयव हैं कि रस किन चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है, आप उस चीज़ को समझ लोगे तो सब चीज़ आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो पहले रस, रस क्या है कि रस एक तरीके का सेंटिमेंट है। रस को समझना बहुत ही आसान है। आप समझिए कि जब आप कोई भी बात हो, किसी भी बात में एक रस होता है। चाहे कोई आपसे नॉर्मल बात कहे तो उसमें शांत रस है। कोई आपसे हँसी की बात कहे तो उसमें हास्य रस है। कोई आपको डराने वाली बात कहे तो उसमें भयानक रस है। कोई आपको भीभत्स चीज़ें दिखाई, गंदी चीज़ें दिखाई तो उसमें भीभत्स रस है। तो हर एक चीज़ में रस समाहित होता है। अब जैसे कि इस चीज़ को आसानी तरीके से समझिए कि जैसे कि आप खाना खाते हैं, तो हर एक खाने में जिस तरह का स्वाद होता है, जिससे आपको पता चलता है कि ये चीज़ मीठी है, ये चीज़ नमकीन है, ये चीज़ कड़वी है, ये चीज़ तीखी है। तो उसी तरह से हर एक जो बात है, उस बात में हर एक बात में एक रस समाहित होता है। तो वही रस है और ये जो रस है, वो हमारे भावों के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप हँस रहे हैं तो वो भी हमारा एक भाव है कि हम हँस रहे हैं, हम दुखी हैं तो वो भी हमारा एक भाव है। तो रस का जो जुड़ाव है वो हमारे भाव के साथ है, हमारी फीलिंग के साथ है, हम कैसा महसूस कर रहे हैं उसके साथ है, वो चीज़ कौन क्रिएट कर रहा है उसके साथ है, उसका परिणाम क्या हो रहा है उसके भी साथ है। तो आसान भाषा में आपको मैं इसको बहुत अच्छे से समझाऊँगी और आप यकीन मानिए कि आपको सही बिल्कुल समझ में आएगा और आप एक-एक पॉइंट को जब समझेंगे तो आपको लगेगा कि ये चीज़ जितनी हार्ड लग रही है उतनी उतनी है नहीं, बहुत ज़्यादा सरल है। तो पहले रस की जो संस्कृत में डेफिनेशन है बस उसको समझते हैं कि रसस्यते इति रसः, जिसमें रस उत्पन्न हो, जिसमें कोई भाव उत्पन्न हो, वही रस है। ठीक? वाक्यम रसात्मक काव्यम, रस से सराबोर वाक्य ही काव्य है। काव्य का मतलब कविता भी है कि आपने कोई कविता पढ़ी, उस कविता को पढ़कर जो आपके अंदर महसूस हुआ कि वो हास्य की कविता है, कि वो करुण रस के साथ डूबी हुई कविता है या कोई बहुत ही रौद्र रूप वाली कविता है कि जिसमें आपको वीर रस का अनुभव हो कि साहस आपके साथ आ जाए। जैसे आप देशभक्ति कविताओं को पढ़ते हो तो आपके अंदर एक देशभक्ति का जो जज्बा होता है वो आपके वीर रस को प्रभावित करता है। आपके अंदर वीरता का, आपके अंदर शौर्यता का, आपके अंदर जो गर्व महसूस होता है उसको दर्शाता है, तो वो भी एक रस है। तो जब तक काव्य में कोई रस नहीं होगा, काव्य काव्य मतलब अच्छी कविता ही वही है जिसमें रस समाहित हो। अच्छी कविता वही है जिसमें रस समाहित हो। वाक्य भी वही अच्छा है, सुंदर है जिसमें रस हो। यहाँ पर यही कहने का भाव है। अब इसकी जो परिभाषा है पूरा एक भाव जो रस के अवयव हैं, उन अवयवों को जोड़कर जो एक संस्कृत की जो एक डेफिनेशन बनाई है, वो ये है विभावानुभाव्य व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति निष्पत्ति। तो इस डेफिनेशन में जितने भी रस के जो अवयव हैं उनको यहाँ पर जोड़ दिया है, कहा गया है कि विभाव, अनुभाव तथा व्याभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यहाँ पर ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, अनुमान हो गया है, यहाँ पर अनुभाव है। तो जिस रस के अंदर भाव विभाव हो, अनुभाव हो, व्याभिचारी भाव या संचारी भाव हो, इन सब के संयोग से जो
एक वाक्य बनता है या जो बात बनती है या जो कविता बनती है, वो रस है। अब हम इसको साधारण भाषा में हम समझने के लिए आपको एक मिनट पहले मैं इसके अवयव बता देती हूँ कि रस के अवयव क्या है। कि जो रस है वो इन्हीं 4 चीजों से मिलकर बना है। इसके 4 अवयव ये हैं: विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। 4 चीजों से मिलकर एक रस बनता है। और इन 4 चीजों को आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं धीरे धीरे करके सारी चीजों को समझाती हूँ। सबसे पहले हम लेते हैं विभाव। अब विभाव क्या होता है? विभाव जो है, आप सिंपल तरीके से समझने की कोशिश कीजिए कि भावों की उत्पत्ति के कारण विभाव माने गए हैं। अब भाव हमारे क्या होते हैं? भावों को समझने की ये है कि आपके अंदर जो भी किसी भी आप कविता को पढ़ रहे हैं या जो भी आपसे कोई बात कह रहा है, उस बात के अंदर जो भाव हैं, उस बात के अंदर जो भाव हैं, मान लो कि मैंने कोई आपसे कोई चुटकुला सुनाया, तो आपके अंदर एक हंसी का भाव आएगा। आप खुश हो जाएंगे उसको सुनकर। मैंने आपको कोई वीर रस की कविता सुना दी, तो आपके अंदर वीरता का जो अनुभव है वो आ जाएगा। तो वो भाव हैं, जैसे कि वीरता, खुशी, हंसी है। सॉरी जब हम किसी भी चीज को सुनकर जब हम किसी भी चीज को सुनकर हमारे अंदर जो सेंटिमेंट पैदा होते हैं, उन सेंटिमेंटों को हम भाव कहते हैं। लेकिन विभाव उन सेंटिमेंट से पहले आता है। जैसे कि मैंने आपसे ये बात कही कि चलो मैं तुम्हें एक चुटकुला सुनाती हूँ, ठीक? तो जब मैं चुटकुला सुनाऊंगी, उसके बाद आपको हंसी आएगी, ठीक है? तो वो जो हंसी हो गई, वो भाव हो गया। लेकिन जब मैंने आपसे कहा कि मैं आपको चुटकुला सुनाने वाली हूँ, तो उस बात हंसने से पहले जो आपके अंदर, आपके चेहरे पर एक स्माइल आ जाएगी कि हाँ, चुटकुला सुनाएंगे। तो जो स्माइल आ रही है, हंसने से पहले जो स्माइल आ रही है, वो विभाव है, ठीक? अगर मैं आपसे कहूँ कि आज रात को 12 बजे हम सड़क पर जाएंगे, अकेले सुनसान जगह पर। तो रात को जब जाएंगे, उस टाइम पर आप उस समय को जब आप महसूस करेंगे, तब आपको डर लगेगा। लेकिन उस डर से पहले, जब मैंने आपको ये बात कही है कि हम रात को वहां जाएंगे, तो उस डर से पहले जो आपको महसूस होगा, घबराहट जो महसूस होगी, अरे यार रात को जाना पड़ेगा, तो वो विभाव है, ठीक? अगर मैंने आपसे कहा कि वहां पर एक आदमी है, या किसी भी चीज को आप जो घृणित चीज है, आप उसको देखोगे, उसको देखने के बाद जो आपको चीज होगी, वो भाव है। आपको घृणित महसूस होगा, आपको घृणा होगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जब आपको कोई वहां ले जाएगा ये कह के कि चलो वो उस चीज को देखते हैं, तो आपके अंदर जो चीज संकुचाहट होगी, उसको देखने से पहले जो चीज अंदर से गंदा महसूस होगा, वो विभाव है, ठीक? अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं चलो हम लोग एक मोटिवेशनल, या हम एक देशभक्ति गाना गाते हैं, देशभक्ति, हम एक गीत सुनते हैं देश के प्रति। तो जब आप उस देशभक्ति गीत को सुनोगे, तब आपके अंदर एक एक उत्साह का, एक वीरता का मतलब एक एहसास होगा। लेकिन जब आपसे कोई ये कहे कि आप चलो वहां पर गाना हम ये चीज सुनने के लिए चलते हैं, तो उस वीरता के भाव को, एक देशभक्ति के भाव को जगने से पहले जो आपके अंदर उत्साह महसूस होगा, वो विभाव है। तो कहने का भाव यही है कि भावों की उत्पत्ति से पहले जो चीज आती है, जिस चीज को हम महसूस करते हैं, वो विभाव विभाव होते हैं। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब इसकी हम डेफिनेशन को देखते हैं कि जो पदार्थ, व्यक्ति अथवा बाह्य विकार अन्य व्यक्ति के हृदय में भावों को उत्पन्न करता है, उन कारणों को विभाव कहते हैं। यही बात मैंने कही कि जब हम कोई हंसी की बात सुनाने जाएं, उससे पहले जो हमारे चेहरे पर स्माइल आती है, वो विभाव है। अब इसके जो प्रकार हैं वो हैं दो: एक आलंबन विभाव और एक उद्दीपन विभाव। अब आलंबन और उद्दीपन विभाव को समझते हैं, ये क्या है। अब इसके जो भाग हैं वो हैं दो: आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अब इनको समझने की कोशिश करते हैं कि आलंबन विभाव क्या होता है। आलंबन का मतलब है किसी चीज पर का सहारा लेना। आलंब मतलब किसी चीज का सहारा लेना। अब
मैंने जैसे ही बताया था कि जब हम किसी कविता को पढ़ें या कोई आपसे कोई बात कहे, तो जब जो इंसान उस बात को कहता है वो आलंबन नहीं है, लेकिन जो उस बात को सुनता है वो कौन है, वो आलंबन है। क्योंकि वो उस बात को सुनकर उस चीज को जब महसूस कर रहा है, मान लीजिए कोई आपको वीर रस की कविता सुनाता है, तो सुनाने वाला अलग है, लेकिन उस चीज को जो महसूस कर रहा है, उसके भावों को जो महसूस कर रहा है, वो आलंबन है। अगर हास्य की कविता सुनाई तो जो इंसान हंस रहा है वो आलंबन है। अगर किसी को कोई डरावनी बात कही तो जो डर रहा है वो आलंबन है। किसी ने कोई किसी की तारीफ की, या किसी ने किसी चीज को किसी को गुस्सा दिलाया, तो जो गुस्सा कर रहा है वो आलंबन है। तो जो इफेक्ट होता है उस चीज से, जो सॉरी तो जो व्यक्ति उस चीज को महसूस करता है वो आलंबन है। जैसे इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं कि जिसके ऊपर उस भाव का उत्पन्न होना आलंबित रहे, उसे आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे श्रृंगार में नायक नायिका परस्पर आलंबन विभाव हैं। अब श्रृंगार श्रृंगार रस है, उसमें श्रृंगार की बातें कही जाएंगी, नायिका की सुंदरता, नायक की वीरता, इस चीज को हम दर्शाएंगे। तो जो चीज नायक और नायिका इस चीज को इफेक्ट कर रहे हैं, जिससे श्रृंगार उत्पन्न हो रहा है, वह आलंबन है। जिसके ऊपर जिसके ऊपर उस भाव का उत्पन्न होना। अब जैसे कि कोई किसी इंसान को कोई चुटकुला सुनाया, तो जो जिसने सुनाया वो आलंबन नहीं है, लेकिन जो हंसेगा वो आलंबन है। किसी ने किसी को डरावनी बात बताई, तो जो बता रहा है वो नहीं डर रहा, लेकिन जो डर रहा है वह आलंबन है। समझ में आया? और दूसरा है उद्दीपन विभाव, जो उस भाव को उद्दीपन करे। मतलब मैं किसी को कोई चुटकुला सुनाऊं तो मैं चुटकुले को उद्दीपन कर रही हूँ, अर्थात तेजी दे दे। मैंने चुटकुला सुनाया और उस इंसान को हंसी आ गई, तो यहाँ पर जो चुटकुला है वो क्या है, वो उसकी हंसी का कारण है। तो ये उद्दीपन विभाव है। जैसे कि उदाहरण में आप देखिए कि चांदनी रात। अब चांदनी रात को देखकर हर एक इंसान के अंदर खुशी का एहसास होता है, उसके अंदर प्रेम भाव प्रकट होते हैं। तो यहाँ पर चांदनी रात क्या है, उस एहसास को निकाल रही है, उजागर कर रही है, हमारी उस खुशी को बाहर निकाल रही है चांदनी रात। अगर वही चांदनी रात की जगह अगर दोपहर की धूप हो, तो आपके अंदर एक क्या होगा, एक अकुलाहट महसूस होगी। तो यहाँ पर जो धूप होगी वो भी उद्दीपन है। ठीक। सुगंध। अब सुगंध को सूंघकर आपके अंदर एक बहुत अच्छा महसूस होता है, आपके अंतरात्मा एकदम खुश हो जाती है। तो जो आप खुशी, आपके अंदर जो भाव आया, उसको उद्दीपन किसने किया, सुगंध ने। ठीक। अगर आप बदबू सूंघते हो तो आपके अंदर एक गंदा महसूस होता है, आपको अंदर से अच्छा नहीं लगता है, तो वो जो बदबू है उसने उद्दीपन किया किसको, आपके अंदर के भाव को, कि आपको वो अच्छी चीज महसूस नहीं हो रही है। अब यहाँ पर भयानक दृश्य एक और है, कि भयानक दृश्य को देखकर आपको डर लगेगा, तो आपके अंदर जो भाव आया डर का, वो किसने उद्दीपित किया, भयानक दृश्य ने। अपशब्द। आपने किसी को अपशब्द कहे, तो जब आप अपशब्द कहेंगे तो उसके अंदर गुस्सा आएगी, तो उस गुस्सा को किसने उद्दीपित किया, मतलब जगाया, अपशब्द ने। तो जो उद्दीपन चीज है वो आपके भावों को जगाती है, तेज कर देती है। तो समझ में आया होगा कि आलंबन क्या है, आप उस चीज को महसूस करते हैं, और उद्दीपन क्या है, जो चीज आपको वो चीज महसूस करने के लिए जागृत करे। ठीक। चुटकुला सुनाया तो चुटकुला सुन, आपको जब हंसी आई तो हंसी बाद में आई, आपने पहले चुटकुला सुना। तो जो उद्दीपित करे, आपकी हंसी को उजागर करे, आपके दर्द को निकाले, आपके डर को निकाले, आपके डर को महसूस करवाए, तो ये सब चीजें जो आपको भाव महसूस करने से पहले आपको जो भाव को बढ़ाती हैं वो उद्दीपन कहलाती हैं।
उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद जो है वो है अनुभव, बाद में बताएंगे। पहले मैं आपको स्थायी भाव बता देती हूँ कि स्थायी भाव जो होता है वो आपके अंदर स्थायी रहता है, जिसका जैसे इसका अर्थ है स्थायी भाव। भाव तो मैंने आपको बताया था कि हास्य भाव होता है, करुण का भाव होता है, वीरता का भाव होता है, भयानकता का भाव होता है, डर का भाव होता है, श्रृंगार का भाव होता है। तो ये भाव हैं। लेकिन जब आपके मनुष्य के अंदर ये सारी चीजें पहले से ही होती हैं, आपके अंदर ये सारी चीज जो भाव होते हैं वो अंदर आपके होते हैं, मन में होते हैं, लेकिन इनको क्या किया जाता है, इनको उद्दीपित किया जाता है, इनको उद्दीपित किया जाता है। तो हम पहले यहाँ पे सिर्फ स्थायी भाव को समझेंगे, उसके बाद जो उसके जो दो पार्ट हैं तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले समझते हैं कि जो भाव चिरकाल तक चिर में स्थित रहता है। अब चिरकाल का मतलब जो हमेशा के लिए, आपने बचपन से जन्म लिया और बुढ़ापे तक, जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक आपके अंदर जो भाव हैं वो हमेशा के लिए, चित्त का मतलब मन में, स्थिर का मतलब रहते ही हैं, आपके अंदर रहेंगे ही वही भाव, जिसके विरुद्ध या विरुद्ध भाव दबा नहीं सकते, उसे स्थायी भाव कहते हैं। जैसे कि आप आपने आपने कोई हंसी की चुटकुला सुना तो आपके अंदर सहज ही आएगा कि आपको हंसना है। आपको कोई चीज हंसी की बात आपको किसी ने सुनाई तो आप हंसोगे ही उसमें। अगर आपको कोई बोलेगा कि नहीं मैंने आपको हंसी की बात सुनाई, आप इस पर रो के दिखाओ, तो आप नहीं रो सकते। अगर आपको बोला डरावनी जगह पर आपको ले जाए और आपसे बोलो कि यहाँ पर आप यहाँ पर आप खुशी से डांस करो, तो आप नहीं कर सकते, वहां पर आपको डर लगेगा ही लगेगा। ठीक, तो यहाँ कह रहे हैं कि जो जिस इंसान के अंदर जो जो भाव होते हैं, उन भावों को इस विरुद्ध या अविरुद्ध भाव दबा नहीं सके। अगर कहूँ कि डर लग रहा है, वहां बोलो कि आप खुशी से डांस करो, तो आप नहीं कर सकते, उन भावों को आप दबा ही नहीं सकते। जहां डर की चीज है वहां डर लगेगा ही लगेगा, जहां हंसी की चीज है वहां पर आप रो नहीं सकते, है ना। तो वही भाव है कि अर्थात भाव का जहां स्थायित्व होता है, अ, उसे हम स्थायी भाव कहते हैं। प्रत्येक मनुष्य के चित्त में दुख, घृणा, शोक, करुणा आदि भाव रहते हैं। ये ऐसे भाव हैं जो संस्कार के रूप में जन्म लेने के साथ साथ हमारे चित्त में बने रहते हैं, कि आप बचपन से लेके आप बुढ़ापे तक आपके यही जो भाव होते हैं वो सिचुएशन के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से आते रहते हैं आपके अंदर। कोई किसी ने अच्छी खबर सुनाई तो आप खुश हो जाते हो, किसी ने बुरी खबर सुनाई तो आप दुख हो जाते हो, कोई भयानक बात हो जाए तो आप डर जाते हो। तो यही जो भाव हैं वो स्थायी भाव कहलाते हैं। अब इन स्थायी भावों को हम बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले जो रस के जो अवयव हैं उनको हम समझते हैं। जो इसके बाद था अनुभाव। अब पहला था विभाव, पहला मैंने आपको विभाव पढ़ाया था, उसके बाद मैंने आपको स्थायी भाव पढ़ा दिया। इसके बाद जो तीसरा नंबर है, यहाँ पर नंबर थोड़ा गड़बड़ हो गए हैं, उस चीज को आप नहीं समझिए, बस ये समझिए कि होता क्या है अनुभाव। अब अनुभाव क्या होता है कि स्थायी भाव के उत्पन्न होने पर उसके बाद जो भाव उत्पन्न हो उसे अनुभाव कहते हैं। बहुत ही माइनर माइनर सी चीजें हैं, उनको अलग अलग नाम दे दिया है। और कोई उस चीज को जब अंदर से महसूस करता है, तभी गहराई से जब उस चीज को महसूस करता है तब समझ में आता है कि क्या स्थायी भाव है, क्या अनुभाव है, क्या विभाव है। तो समझिए कि स्थायी भाव के उत्पन्न होने के बाद, मान लीजिए कि आप किसी ने आपको चुटकुला सुनाया, चुटकुला सुनाने के बाद आप बहुत जोर से हंसे, ठीक, तो जो जब आप हंसे तो वो जो हंसी है वो अनुभाव है। डेफिनेशन देखेंगे कि आलंबन और उद्दीपन विभाग के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य अनुभाव कहलाते हैं। समझ में आया था, मैंने आपको समझाया था कि कोई इंसान आपको, आलंबन का मतलब कोई इंसान आपके ऊपर जो हंस रहा है, मान लो कि मैंने कोई बात कही तो कोई इंसान दूसरा हंस रहा है, तो वो क्या है, वो आलंबन है जो हंस रहा है। उद्दीपन क्या है कि चुटकुला, मैंने उसको चुटकुला सुनाया तो वो हंस रहा है। तो यहाँ पर चुटकुला, जैसे आलंबन और उद्दीपन, उद्दीपन और आलंबन के कारण जो भाव उत्पन्न हुआ, मैंने उसको चुटकुला सुनाया तो वो हंसा, तो जब जो चीज वो उसने महसूस की वो हंसा, तो वो हंसना ही क्या है, वो अनुभव है, वो अनुभव है। जैसे गुस्से से लाल मुंह हो जाना। अब गुस्से से लाल मुंह कब होगा कि कोई जो आलंबन है, आलंबन ने किसी दूसरे से बात कही कि तुम बहुत ही घटिया इंसान हो, या जो भी कोई बात उससे कही, जिससे अब इस बात को कहकर उसके अंदर जो गुस्सा महसूस हुआ, तो गुस्सा उसको आया, गुस्सा आने के बाद उसका क्या हुआ, चेहरा उसका लाल हो गया। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये अनुभाव हो गया, अनुभाव। होठ फड़कना,
जैसे आँख किसी की फड़कती है? हम किसी कोई चीज़ यहाँ पर उठ फड़कना शायद इस चीज़ को महसूस नहीं करता, लेकिन जैसे कि घृणा से नाक सिकोड़ना, घृणा से नाक सिकोड़ना, जैसे कि कोई इंसान ने आपको कोई गंदी चीज़ दिखा दी जो आपको पसंद नहीं है, तो उस चीज़ को महसूस करोगे आप कि ये तो बहुत ही गंदी चीज़ है, तो अपने आप ही आपका हाथ जो हो जाएगा वो ऐसे चला जाएगा, ऐसे हाथ मुँह पे आ जाएगा, आप अंदर अंदर से अच्छा महसूस नहीं करोगे, आपकी नाक अपने आप ही सिकुड़ जाएगी कि अरे यार ये तो बहुत गंदी चीज़ देख ली। तो वो जो एहसास है वही अनुभव है। जैसे कि अब मैंने यह खिलखिलाकर हंसना, तो कोई किसी इंसान आपको कोई चुटकुला सुना रहा है और चुटकुला सुनने के बाद जब आपको बहुत जोर से हंसी आए तो वही अनुभव है। ठीक, डर के मारे रोंगटे खड़े हो जाना, वही आधी रात को कोई आपको ऐसे लगा के चलो आपको मैं सड़क पर घुमाने लेता जाऊं, आपको डर लग रहा है, तो जो डर लग रहा है वो क्या है, वो अनुभव है। विभाव क्या बताया था मैंने, कोई आपको कहे कि मैं आपको रात को 12 बजे लेके जाऊंगा, तो जब लेकर जाएगा तब वहां पे जो डर लगेगा वो अनुभव है, लेकिन उस डर से पहले जो फील होगी, घबराहट फील होगी, वो क्या है, वो विभाव था। जो डर लगने से पहले जो महसूस आपको होगा वो विभाव होगा, और जो आप उस प्रेजेंट चीज को आप महसूस करेंगे वो अनुभव होगा। ठीक, जैसे मैं आपसे ये कहूं कि मैं आपको वीर रस की कविता सुनाती हूँ, तो वीर रस की कविता सुनाने से पहले जब आप उस चीज को अच्छा वाओ वीर रस की, तो ये जो महसूस होगा वो क्या होगा, वो विभाव होगा। लेकिन जब मैंने कविता आपको सुना दी और सुनाते समय ही जब आपको अंदर से क्या महसूस होगा, एक वीरता का एहसास होगा, एक देशभक्ति का एहसास होगा, तो वो है, वो अनुभव है। ठीक, स्थायी भाव के बाद जो उत्पन्न होता है वो अनुभव होता है। इसके बाद है संचारी भाव। स्थायी भाव को पुष्ट करने वाले भावों को हम संचारी भाव कहते हैं। इन भावों की संख्या 33 मतलब 33 होती है। अब स्थायी भाव को पुष्ट कौन करेगा, पुष्ट करने का मतलब जैसे कि भरत मुनि के अनुसार ये पानी में उठने और आप ही आप विलीन हो जाने वाले बुलबुलों के समान होते हैं, जो अनुकूल परिस्थितियों में घटते बढ़ते रहते हैं। अब यहाँ पर इस चीज को महसूस कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि जब आप किसी भी स्थिति को देखते हैं, मान लीजिए कि आपने कोई भी स्थिति को देखा, मान लो आपने हास्य को ही देखा, आपने हंसी की कविता को समझने की कोशिश की, तो जो आपके चेहरे पर जो थोड़ी सी स्माइल आएगी है ना, वो संचारी भाव है, वो संचारी भाव है। और जैसे कि आपने कहीं लड़ाई हो रही है, उस लड़ाई को महसूस करने से पहले, अब लड़ाई हो रही है तो वहां पर क्या होगा, डर होगा, उस वो हल्का सा आपको एक एहसास होगा, बिल्कुल जैसे कि पानी का बुलबुला फूट जाता है ना, थोड़ी सी देर में आपको ऐसे उत्साह महसूस होगा, अच्छा लड़ाई हो रही है, तो कहीं आपको फिर अचानक से थोड़ा सा डर महसूस हो जाएगा कि यार कहीं कुछ हो नहीं जाए, अचानक से आपको ऐसा महसूस होगा कि नहीं ये तो बहुत भयानक होगा। तो बहुत ही आपके हृदय में बहुत ही जल्दी जल्दी तरह तरह के जो भाव उत्पन्न होते हैं उनको हम संचारी भाव कहते हैं। कोई भी परिस्थिति हो, जब आप किसी चीज को आपने कोई भयानक चीज देखी, आप आपने कोई डरावनी मूवी देखी, तो उस डरावनी मूवी में कभी कभी अचानक से क्या होता है कि आपको थोड़ी सी हंसी भी आती है, थोड़ा सा आपको डर भी लगता है, थोड़ा सा आपको ऐसा महसूस होता है कि यार ये कितना गंदा सा सीन आ गया। तो पल पल पर जो छोटे छोटे आपके जो भाव होते हैं वो बदलते जाते हैं, कभी डर लगा, कभी महसूस हुआ, भयानक महसूस हुआ, कहीं थोड़ी सी हंसी आ गई। तो ये जो भाव हैं वो संचारी भाव होते हैं, वो संचारी भाव होते हैं, वो स्थायी नहीं होते हैं, ये अस्थायी होते हैं। थोड़े थोड़े समय पर आपको महसूस होते रहेंगे और ये घटते बढ़ते रहते हैं, कभी ज्यादा देर तक आपको महसूस होगा, कभी बहुत थोड़ी सी देर के लिए महसूस होगा। तो ये यहाँ पर 33 जो संचारी भाव हैं वो लिखे हैं निर्वेद। निर्वेद का मतलब जहाँ दुख होता है वहां पर, यहाँ ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन, चिंता, लज्जा, स्मृति, धृति, चपलता, हर्ष, आवेश, जड़ता, गर्व, विषाद, निद्रा, अपस्मार, स्वप्न, उन्माद, औत्सुक्य, उग्रता, विरोध, अवमर्श, अवहिता, मति, वितर्क, व्याधि, मरण, त्रास, मोह। तो जब आप कोई भी कविता पढ़ें या जब आप कोई भी बात आपसे कही जाए या जो आप बात सुनते हैं, तो उन हर एक चीज में रस होता है, हर एक चीज में, किसी में शांत होगा, किसी में हास्य होगा, किसी में वीर रस होगा, किसी में रौद्र होगा, किसी में भयानक होगा। तो इन सभी चीजों के अंदर भाव होता है स्थायी भाव, और स्थायी भाव के आगे कुछ पीछे कुछ जो आपको उत्तेजित करें, जो आपके अंदर उस भाव को उद्दीपित करें, वो विभाव, संचारी भाव और अनुभाव होते हैं।
उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि क्या है। अभी मैंने आपको स्थायी भाव को समझाया था, अब कि स्थायी भाव तो मनुष्य के अंदर ही होते हैं सारे के सारे। अब स्थायी भाव के जो प्रकार हैं वो कितने हैं? भरत मुनि ने 8 स्थायी भाव के प्रकार बताए हैं। रति, हास, शोक, रौद्र, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय। अभी जैसे कि जो भाव हैं, अब भाव कौन-कौन से हैं? जैसे कि रति है। रति का मतलब जैसे कि प्रेमी प्रेमिका जब प्रेम क्रीड़ा करते हैं तो जो अंदर से उन्माद उत्पन्न होता है वहां पर रति वाला स्थायी भाव उत्पन्न, जो स्थायी भाव है वो निकल के आता है। आपके अंदर एक उमंग होगी, एक अंदर से एक अच्छा महसूस होगा। हास, जब आपको कोई हंसी की कविता सुनाए या आपको हंसी का चुटकुला सुनाए तो उस चीज के साथ जो आपके अंदर हंसी का भाव होता है वो हास को प्रकट करता है। कोई आप कोई गलत न्यूज़ सुने, आप किसी के साथ कुछ गलत होते देखें, तो आपको जो महसूस होता है वो शोक वाला जो भाव होता है, जो दुःख का भाव होता है वो यहाँ पर शोक है। जब आप कोई वीरता की रौद्र, हाँ, रौद्र का मतलब यहाँ पर जब आपको कोई गुस्सा किसी चीज़ में महसूस हो रही हो, आपको बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा हो, तो वहाँ पर जो स्थायी भाव होगा वो रौद्र होगा। उत्साह, जब आप वीर रस की कविताएँ सुने, देशभक्ति की कविताएँ सुनते हैं, तो आपके अंदर जो उत्साह महसूस होता है, वो यहाँ पर एक स्थायी भाव है। आप कहीं जहाँ कहीं पर जाकर आपको डरावनी चीज़ महसूस हो रही है, आप कहाँ जहाँ पर डर को महसूस कर रहे हैं, तो वहाँ पर भय होता है, वो भय इसका डर का जो स्थायी भाव वो भय है। जुगुप्सा, जुगुप्सा जब किसी चीज़ को देखकर आपको घृणित महसूस हो, घृणा हो, किसी आपने कोई खतरनाक सीन देख लिया तो आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, तो वो जुगुप्सा है। विस्मय मतलब जहाँ पर आपको अ, समझ नहीं आ रहा कि क्या रहस्य, जहाँ पर रहस्य भाव हो कि ये भी सही हो सकता है, ये है, तो जहाँ पर आप विस्मय हो जाओ, जहाँ कंफ्यूज हो जाते हो, वहाँ पर विस्मय भाव होता है। आचार्य अनुभव गुप्त ने 9 रसों को काव्य में स्वीकार किया है, अतः यही माना जाता है कि रस 9 प्रकार के होते हैं। प्रत्येक रस में एक-एक स्थायी भाव के अनुसार स्थायी भावों की संख्या 9 होती है। तो आप समझ लीजिए कि जो जितने रस हैं उतने ही स्थायी भाव हैं। तो यहाँ पर 9 रस हैं तो 9 स्थायी भाव होंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि कौन-कौन से रस हैं और कौन-कौन से स्थायी भाव हैं। जैसे श्रृंगार रस की कोई कविता है तो उसमें रति जो उसका स्थायी भाव होगा। कोई कविता अगर करुण रस की है या कोई बात किसी ने आपको करुण वाली बात बताई, दुःख की वाली बताई तो उसमें शोक होगा। शांत रस की कविता में निर्वेद होगा। रौद्र में क्रोध होगा। वीर रस में उत्साह होगा। हास्य में हास होगा। भयानक रस में भय होगा। ये जो रस हैं ये रस के नाम है। रस के साथ जो कविता का जो स्थायी भाव होता है वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। विभत्स रस की कोई कविता है तो उसमें आपको घृणा, निंदा वगैरह दिखाई देगी। और अद्भुत रस जो होगा उसके साथ विस्मय होगा। तो ये सारी चीज़ें आप जब कविता को पढ़ें तो उसके अंदर जो स्थायी भाव होते हैं ये एक-एक नंबर के आते हैं आपके एग्ज़ाम में। लेकिन आप ये मत समझिए कि एक-एक नंबर का है तो उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देने का। कहते हैं ना कि एक-एक नंबर ही जब एग्ज़ाम में आप देते हो तो एक-एक नंबर ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो किसी भी टॉपिक को आप छोटा मत समझिए। कभी-कभी एक-एक नंबर ही आपको सफलता की सीढ़ी पहुँचा देता है, कभी-कभी एक नंबर से भी आप पीछे रह जाते हैं। तो एक-एक नंबर इम्पोर्टेंट है। तो आप इनको पढ़ने के बाद मैं आपको जो रस हैं उनके उदाहरण और परिभाषा आपको समझाऊँगी। और अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है कि इसमें ये चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझे बताइए और वीडियो को दोबारा देखिए, क्योंकि जिस तरह से मैंने समझाया है आपको पक्का, आप 1-2 बार इसकी वीडियो को देखेंगे तो आपको पक्का समझ में आएगा कि इसमें कुछ भी नहीं है ज़्यादा समझने के लिए। बहुत ही ईज़ी है कि विभाव क्या होता है, अनुभाव क्या होता है। और ज़्यादातर आपके एग्ज़ाम में संचारी स्थायी भाव जो रस रस के साथ जो स्थायी भाव आते हैं वही आते हैं। तो आप इनको अपने एक्स्ट्रा अध्ययन के लिए, एक्स्ट्रा जो आपकी नॉलेज है उसको बढ़ाने के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं बार-बार। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए मेरे वीडियो पर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।